जय हिंद प्यारे बच्चों। सीजी बोर्ड प्रिपरेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और हम छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षा 2025 का हम रिवीजन कर रहे हैं। ये आपका चैप्टर नंबर 7 है, 12th बायोलॉजी जीव विज्ञान का। चैप्टर नंबर 7 जिसे हम विकास या एवोल्यूशन के नाम से जानते हैं। इस चैप्टर को आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 12th में सब्जेक्ट है। तो आज हम विकास के बारे में देखेंगे कि विकास क्या होता है, किसे हम एवोल्यूशन कहते हैं। इसके अलावा समजात अंग यानी कि होमोलॉगस ऑर्गन किसे कहते हैं, समवृत्ति अंग इसको हम एनालॉगस ऑर्गन कहते हैं, और अवशेषी अंग वेस्टेजियल ऑर्गन के बारे में पढ़ेंगे, एटेविज्म के बारे में पढ़ेंगे। ये पार्ट नंबर 1 होगा। पार्ट नंबर 2 में हम हार्डी वेनबर्ग लॉ को हम पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में हम विकास के बारे में समझते हैं। चलिए बिना कुछ देरी किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो को शुरुआत करने से पहले सबसे पहले आप इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चलिए। विकास, एवोल्यूशन चैप्टर नंबर 7। विकास क्या होता है? विकास, अगर हम विकास को बहुत सिंपल शब्दों में, इसे उद्विकास भी कहते हैं, एवोल्यूशन भी कहते हैं। क्या होता है भाई? समय के साथ जीवों में होने वाले, किसके साथ? समय के साथ जीवों में होने वाले कैसा परिवर्तन, क्रमिक परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? विकास कहते हैं। इसका मतलब है कि जैसे समय बीतता जाता है तो जीवों में जो चेंजेस देखने को मिलते हैं, चेंज विथ टाइम इज कॉल्ड एवोल्यूशन। ठीक है, समय के साथ जीवों में होने वाले क्रमिक परिवर्तन को क्या कहते हैं? विकास कहते हैं। आप देख पा रहे हैं हमारे पूर्वज इस प्रकार से थे, तो कैसे क्या हो रहा है, इसका विकास हो रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसे हम क्या कहते हैं? मनुष्य की विभिन्न विकासात्मक अवस्थाएं। ठीक है भाई। तो द ग्रेजुअल चेंजेस दैट अकर इन ऑर्गेनिज्म ओवर टाइम आर कॉल्ड इवोल्यूशन। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। आज हम कौन कौन से टॉपिक को पढ़ने वाले हैं? आज हम मुख्यतः 3 टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। पहला है समजात अंग से आप क्या समझते हैं, समझाइए। कोई 2 समजात अंगों के नाम आपको लिखना है। What do you understand by homologous organ? Please explain. Write the names of any 2 similar organs. ये जो क्वेश्चन है ये छत्तीसगढ़ 2023 में पूछा गया था। प्रश्न नंबर दूसरा है समवृत्ति अंग, तुल्य रूपता अंग किसे कहते हैं? क्वेश्चन है व्हाट इज कॉल्ड एनालॉगस ऑर्गन। ये भी जो क्वेश्चन है वो सीजी बोर्ड 2023 में पूछा गया था। प्रश्न नंबर तीसरा क्या है भाई? इस समजात अंग और समवृत्ति संरचनाओं में क्या करना है आपको? उदाहरण बताकर आपको अंतर बताना है। समजात अंग को समझने के बाद, समवृत्ति अंग को समझने के बाद हम क्या करेंगे? इन दोनों अंगों के संरचनाओं के बारे में हम एग्जाम्पल के द्वारा इसके अंतर को स्पष्ट करेंगे। ये जो क्वेश्चन है वो सीजी 2020 में पूछा गया था। राइट द डिफरेंस बिटवीन होमोलॉगस एंड एनालॉगस स्ट्रक्चर विथ एग्जाम्पल्स। प्रश्न नंबर चौथा है अवशेषी अंग क्या है? आप इसको बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि वह अंग जो हमारे शरीर में काम के नहीं होते लेकिन पहले कार्यरत थे, उसे क्या कहते हैं? अवशेषी अंग कहते हैं, वेस्टिजियल ऑर्गन कहते हैं। तो आपको अब पूछा गया है अवशेषी अंग क्या है? मनुष्य के, किसके? मनुष्य के, यानी हमारे 2 अवशेषी अंगों के आपको नाम बताने हैं। ऐसे तो मैं आपको बहुत सारे अंगों के नाम बताऊंगा। ये जो क्वेश्चन है वो आपके सीजी बोर्ड 2020 में पूछा गया है और 23 में पूछा गया है। व्हाट इज ए वेस्टिजियल ऑर्गन? और राइट द नेम ऑफ 2 वेस्टिजियल ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन बींग्स। ठीक है, तो समजात अंग, समवृत्ति अंग, समजात और समवृत्तीय अंग में अंतर, और अवशेषी अंग, ये इस चैप्टर के मुख्य टॉपिक होंगे जिससे क्वेश्चन आए हुए हैं, चूँकि हम रिविजन कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, समजात अंग, समवृत्ति अंग और अवशेषी अंग को पढ़ने से पहले हम जब विकास के बारे में पढ़ रहे हैं तो एक सवाल ये भी आता है कि सबसे पहले जो पृथ्वी है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई? हमारी जो ब्रह्मांड की, जो पृथ्वी की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई? तो ओरिजिन ऑफ अर्थ हम हल्का सा देख लेते हैं कि ओरिजिन ऑफ अर्थ कहाँ से हुई है। चलिए पढ़ते हैं पृथ्वी की उत्पत्ति। वीडियो को अंत तक देखेंगे। चलिए, तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति कब हुई है भाई? 15 बिलियन वर्ष पूर्व। देखो बहुत समय होता है। 15 बिलियन वर्ष पूर्व किससे हुआ है? इलेम नामक एक आदि पदार्थ से हुआ है, यानी कि बहुत प्रिमिटिव टाइप का एक मटेरियल्स है, उसको हम कहते हैं इलेम। तो इलेम नामक पदार्थ से क्या हुई है? पृथ्वी की उत्पत्ति या ब्रह्मांड की उत्पत्ति को माना गया है। ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स। यह 5000 डिग्री सेल्सियस से लेकर 6000 डिग्री सेल्सियस तप्त घने गैसी बादल के समान था, जिसमें क्या था भाई? पहले इलेक्ट्रॉन था, प्रोटॉन था, न्यूट्रॉन का बना हुआ था। इस प्रकार से गैसी बादल बना हुआ था।
एबे लेमेत्रे एंड गेमो ने 1931 में बताया कि इस गैसीय बादलों में पदार्थों के टकराव के कारण क्या हुआ भाई, एक महाविस्फोट हुआ। क्यों भाई? क्योंकि इनके जो पदार्थ हैं आपस में क्या हुए, टकराने लग गए। ठीक है भाई, फिर क्या हुआ, एक महाविस्फोट हुआ। इसे हम क्या कहते हैं, बिग बैंग कहते हैं। आपने कहीं ना कहीं पढ़ा सुना होगा बिग बैंग थ्योरी। क्लियर है क्या? तो एबे लेमात्रे एंड गेमो ने 1931 के में बताया कि जो गैसीय बादल बना था इतने टेम्परेचर पर, जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन था, इन पदार्थों के बीच में आपस में क्या हुआ, टकराव हुआ। और टकराव से क्या हुआ, एक महाविस्फोट हुआ, एक्सप्लोजन हुआ। और इस एक्सप्लोजन को हम कहते हैं बिग बैंग। इसी से बना हुआ है बिग बैंग थ्योरी। मुझे भी आपको समझ आ गया होगा। तो क्या कहता है बिग बैंग हाइपोथेसिस? विशाल बादल कालांतर में यानी कि पहले के समय में फैलकर असंख्य क्या हो गए, छोटे बड़े पिंडों में विभक्त हो गए, जिससे जो विस्फोट हुआ इससे तो क्या हो गए, छोटे छोटे पिंडों में क्या हो गए, यानी कि पिंड, यानी कि इस प्रकार से हम कह सकते हैं जो ग्रह बन रहा है एक प्रकार से पिंड है। तो पिंड में क्या हो गया, ये विभक्त हो गया। इन्हीं पिंडों से क्या बनी, आकाश गंगाएं बनी और स्टार से बने सितारे बने। जैसे कि हमारा विकास गंगा क्या है भाई, मिल्की वे जिसको हम कहते हैं। ठीक है, तो आकाश गंगाओं के सितारों का निर्माण हुआ, ग्रह सितारों की उत्पत्ति होने लगी। इसी परिकल्पना को कहते हैं बिग बैंग परिकल्पना। हालांकि इससे क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, आपके जनरल नॉलेज के लिए हल्का से एक एवोल्यूशन के ओवरव्यू के लिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ताकि आप इसको रिलेट कर पाएँ। चलिए, लाप्लास नाम के एक साइंटिस्ट, इन्होंने कहा कि पिंडों में से एक दहकता हुआ महापिंड, यानी कि जो छोटे छोटे पिंड बटे हुए थे उनमें से एक दहकता हुआ जो महापिंड था, इसको हम क्या कहते हैं, नेबुला कहते हैं। ये जो नेबुला क्या होती, तीव्र गति से क्या करती थी, चक्कर काट रही थी। ठीक है भाई, बाद में वो जो टुकड़ा बढ़ गया, जिससे क्या हुआ, 9 ग्रहों का क्या हुआ भाई, 9 ग्रह क्या हुआ, उत्पत्ति हुई। हालांकि हम अभी केवल 8 ही ग्रह को हम ग्रह मानते हैं, हम यम को ग्रह नहीं मानते हैं। तो बुध, शुक्र और पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण तथा यम की उत्पत्ति हुई। वर्तमान में यम को ग्रह से हम ग्रह इसको नहीं मानते हैं, हम केवल 8 ही ग्रह मानते हैं। तो उस वक्त लाप्लास के अनुसार एक नेबुला नामक तीव्र गति से चक्कर काट रही जो एक महापिंड था, वो कई टुकड़ों में बट गया और 9 ग्रहों का क्या हुआ भाई, उत्पत्ति हुई, ऐसा माना जाता है। नेबुला का जो शेष भाग था, ये जो नेबुला महापिंड था, इनका जो शेष भाग, सपोज 9 ग्रह तो बन गए थे, लेकिन जितने भी जो शेष भाग बच गए थे तो क्या है, सूर्य का रूप ले लिया था। जिसको आज हम देखते हैं जो सूर्य है ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, वो नेबुला का ही शेष भाग माना जाता है। अब सवाल ये है कि सूर्य, हमारी जो पृथ्वी है वो तीसरे नंबर की ग्रह है। अगर सूर्य से हम अंदर से बाहर की ओर जाएँ, सूर्य के अंदर से हम बाहर की ओर जाएं तो सूर्य के चारों ओर ग्रह क्या करती हैं, परिक्रमाएं कर रही हैं। तो सबसे पहले आता है बुध ग्रह, शुक्र ग्रह, फिर हमारा अर्थ आता है पृथ्वी। तो सूर्य से लेके जो हमारी जो पृथ्वी की दूरी कितनी है, यानी कि पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है, 15 करोड़ किलोमीटर ऐसे मापी गई है अनुमानतः। चंद्रमा की दूरी कितनी है, 4,84,000 किलोमीटर, यानी कि चंद्रमा क्या है, हमारे उपग्रह है। मून हमारा क्या है भाई, पृथ्वी का उपग्रह है जो पृथ्वी का चक्कर काटता है। तो चंद्रमा की दूरी कितनी है, 4,84,000 किलोमीटर मानी गई है। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति लगभग कब मानी गई है, लगभग 350 से 400 करोड़ वर्ष पूर्व उत्पत्ति की मानी है। चलिए भाई, तो ये इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए इसको आप पढ़ लेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन देखते हैं। समजात अंग यानी होमोलॉगस ऑर्गन किसे कहते हैं? समजात अंग से आप क्या समझते हैं, समझाइए। कोई 2 समजात अंगों के नाम आपको लिखने हैं। What do you understand by homologous organ? Please explain. Write the name of any 2 similar organs. सीजी उर्दू है, इसमें क्वेश्चन पूछा गया, समझते हैं। समजात अंग, जंतुओं में पाए जाने वाले वे अंग, यहाँ पर इम्पोर्टेंस है, ठीक है, जहाँ पर मैं हाईलाइट किया हूँ, आप लोग को उसको पढ़ना है कि समजात अंग ऐसे जंतुओं में पाए जाने वाले अंग को कहेंगे जो कैसी हो भाई, संरचना तथा उत्पत्ति में कैसी हो, ये समान हो, जिनकी स्ट्रक्चर भी सेम हो और उसकी जो ओरिजिन भी कैसी हो, सिमिलर हो, यानी समान हो, प्रदर्शित करते हैं, किंतु इसमें क्या हो, कार्यों में भिन्नता हो। इसका मतलब ये है कि समजात अंग ऐसे जंतुओं के अंग को कहेंगे जिनकी संरचना, स्ट्रक्चर और उत्पत्ति यानी कि ओरिजिन दोनों कैसे हो, समान हो, लेकिन उनके जो कार्य करने के तरीके क्या हो, भिन्न हो। इसमें क्या कहेंगे, समजात अंग कहेंगे। बहुत सिंपल है, समजात अंग
संरचना उत्पत्ति समानता होगी लेकिन कार्यों में भिन्नता होगी। क्या कहेंगे? समजात अंग कहेंगे। कि होमोलॉगस ऑर्गन कहते हैं, आपने होमोलॉगस पढ़ा होगा चैप्टर नंबर हमने 5 में पढ़ा था, ठीक है भाई, कि जीन के बारे में कैसा क्या बोलते हैं हेट्रोजेनस जीन होता है और होमोलॉगस, होमो मतलब क्या, तो सेम होता है। तो होमोलॉगस ऑर्गन का मतलब क्या होता है? दोज ऑर्गन्स फाउंड इन एनिमल्स विच शो सिमिलैरिटी इन स्ट्रक्चर एंड ओरिजिन बट डिफर इन फंक्शन, यानी कि फंक्शन डिफरेंस होगा लेकिन सिमिलैरिटी किस में होगी? स्ट्रक्चर और ओरिजिन में। इसको आप याद रखेंगे। इसका जस्ट उल्टा होता है संवृत्ति अंग में, आगे हम इसको पढ़ाएंगे। अब कुछ एग्जाम्पल कितने पूछे आपको? 2 समजात अंगों के नाम लिखने हैं। तो होमोलॉगस ऑर्गन इन एनिमल्स, हम समझते हैं कि एनिमल में कौन कौन से होमोलॉगस ऑर्गन है। पहला है मेढक का अग्रपाद, यानी कि जो फ्रॉग होता है को जो सामने जिसको लिम्ब बोलते हैं, 4 लिम्ब कहते हैं। मेढक में 2 लिम्ब होते हैं, हाइड लिम्ब पीछे वाला, ठीक है भाई, और सामने को जो होता है उसको हम कहते हैं 4 लिम्ब यानी कि अग्रपाद। तो जो मेढक का अग्रपाद है ये कैसा है भाई? ये एक प्रकार का होमोलॉगस ऑर्गन है। इनकी संरचना उत्पत्ति समान हुई लेकिन कार्यों में इसकी क्या होती है? भिन्नता होती है। दूसरे आप क्या है? सील के पंख, जो सील के जो फ्लिपर्स होते हैं इनके कैसे होती है? भी आपके होमोलॉगस ऑर्गन है। आप देख पा रहे हैं इस प्रकार से, ये है कि विभिन्न चित्र नंबर 7.11 विभिन्न जीवों के पंख तथा अग्रपाद में समझाता है, यानी कि होमोलॉगसिटी दिखाई जा रही है, ठीक है। ये देखो, ये सील का क्या है? फ्लिपर है, ठीक है। इनके कार्य क्या होगा? डिफरेंस होगा। इन सभी के क्या होंगे? ओरिजिन कैसे होंगे? समान होंगे। आगे पढ़ते हैं। पक्षी के पंख, ये देखो जो बर्ड है इसके भी जो पंख होते हैं इनका भी ओरिजिन समान होता है, संरचना भी आपको समान दिख रही है। जो चमगादड़ के पंख होते हैं, बैट के जो पंख दिख रहे हैं इसका भी जो संरचना कैसी होती है? उत्पत्ति समान होती है लेकिन कार्य में भिन्नता होती है। घोड़े का जो अग्रपाद है, हार्स का जो सामने का जो लिम्ब है, पैर है, उसे हम क्या कहते हैं? 4 लिम्ब ऑफ हॉर्स कहते हैं। और उसके अलावा जो मनुष्य के जो हाथ हैं, जो सामने जो आर्म्स हैं हमारे, ये भी कैसे हैं? होमोलॉगस ऑर्गन हैं। तो आप कह सकते हैं कि सील के जो पंख हैं, बर्ड के पंख हैं, और बेड जो चमगादड़ के पंख है, और हार्स का जो सामने जो 4 लिम्ब है, और मेढक का जो अग्रलिम्ब है, और ह्यूमन का जो आर्म है, ये सभी कैसे हैं? इनकी उत्पत्ति कैसे हुई है? समान हुई है। संरचनाएं इनकी समान आपको दिख रही हैं लेकिन इन सभी जंतुओं के जो कार्य करने के तरीके हैं, इन कार्यों में क्या होती है? भिन्नताएं देखने को मिलती है। इसे हम क्या कहते हैं? समजात अंग कहते हैं। तो मुझे उम्मीद है समजात अंग आपको समझ आ गया होगा किसे कहते हैं। इसको समझा भी दीजिएगा आप एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ गया तो। और 2 समजात अंगों के आप नाम लिख देंगे। यहाँ पर मैं 6 लिख दिया हूँ, आप 3-4 याद करके चले जाएंगे और वहाँ पर 2 लिख कर आ जाएंगे। क्या पता इस बार 3 पूछ दिया कि कभी इस पर 4 पूछ दे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है समजात अंग का जस्ट वाइस वर्सा उल्टा होता है समवृत्ति, इसको हम तुल्य रूपता अंग कहते हैं। व्हाट इज कॉल्ड एनालॉगस ऑर्गन? छत्तीसगढ़ 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था। अब समजात अंग में हमने पढ़ा था कि जो उत्पत्ति संरचना कैसी होती है? समान होती है लेकिन कार्य भिन्नता होती है। लेकिन यहाँ पर क्या होगी? यहाँ पर जस्ट उल्टा हो जाएगा, कार्यों में समानता होगी, उत्पत्ति और संरचना इसमें भिन्न हो जाएगी, जस्ट इसका उल्टा होगा। चलिए पढ़ते हैं। किसे कहेंगे समवृत्ति अंग? यह प्रकृति में समझदाता यानी कि होमोलॉगस के विविध रचना होती है। अनेक जंतुओं में पाए जाने वाले विभिन्न अंग रचना उत्पत्ति में कैसी होती हैं? भिन्न होती है, जैसे उल्टा होते हुए भी क्या होती है? इसमें कार्यों में क्या होती है? समानता प्रदर्शित करते हैं। एनालॉगस ऑर्गन इट इज अपोजिट टू होमोलॉजी इन नेचर। वेरियस ऑर्गन फाउंड इन मेनी एनिमल्स डिस्पाइट बीइंग डिफरेंट इन स्ट्रक्चर इन ओरिजिन, ठीक है भाई। ये समजात अंग का जस्ट उल्टा होता है। यहाँ पर संरचना और उत्पत्ति भिन्न है लेकिन क्या है भाई? शो करती है सिमिलैरिटी इन फंक्शन, यानी कि कार्यों में समानता होती है। आइए देखते हैं ऐसे कौन कौन से जीव है जिनमें समानता होती है। तो पहला क्या है भाई? तितली के पंख, बटरफ्लाई विंग्स। तितली इंसेक्ट्स में आते हैं। जो तितली के जो पंख होते हैं इनकी जो ओरिजिन होती है और स्ट्रक्चर भी कैसे डिफरेंस होते हैं लेकिन इनका कार्य सेम होता है। अगर कंपेयर करें तो आप देख पा रहे हैं ये इंसेक्ट्स है, हम इसको तितली मान लेते हैं। तो ये देखो इसके हैंड विंग्स हैं, तितली के पंख है, इनका जो ओरिजिन है ये डिफरेंस होता है। क्लियर है क्या? फिर देखते हैं क्या है भाई? पक्षी के जो पंख है यानी कि बर्ड्स के जो विंग है इनकी भी उत्पत्ति डिफरेंस है लेकिन इन दोनों का कार्य क्या है भाई? समान है। इन दोनों का काम क्या होता है? उड़ना, फ्लाई करना। उड़ने में हेल्प करती हैं, फ्लाई करने में हेल्प करती हैं, तो कार्य कैसी होगी? समान हो गई। उसी प्रकार जो चमगादड़ के पंख हैं
इनकी ओरिजिन, इन तीनों की ओरिजिन कैसी है, डिफरेंस है, लेकिन इनके कार्यों में समानता होती है। चाहे आप तितली के पंख की बात करें या चमगादड़ के पंख की बात करें या पक्षी के पंख की बात करें, इन तीनों का काम क्या होता है भाई, इन तीनों का काम होता है उड़ना यानी कि फ्लाइंग करना। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा कि समजात अंग किसे कहेंगे और समवृत्ति अंग किसे कहेंगे। मैं एक बार फिर से इसको दोहरा रहा हूँ ताकि आप इसको भूल ना पाएँ कि समजात अंग कहने का मतलब ये है कि उनकी उत्पत्ति रचना समान होगी, कार्यों में भिन्नता होगी। समवृत्ति अंग कहने का मतलब होगा रचना और उत्पत्ति भिन्न होगी लेकिन कार्यों में समानता देखने को मिलेगी। आप एग्जाम्पल को याद कर लेंगे। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अब एक और क्वेश्चन पूछ दिया है। अब समजात अंग भी पढ़ लिए, समवृत्ति अंग भी पढ़ लिए, होमोलॉगस ऑर्गन भी हमने पढ़ लिया और समवृत्ति अंग भी हमने पढ़ लिया। इन दोनों को उदाहरण देकर आपको क्या करना है, इसमें अंतर बताना है, डिफरेंस बताना है। ये भी क्वेश्चन 2020 में पूछा गया था। चलिए भाई क्या करते हैं इसका, ये आपको बुक में मिल जाएगा। तो एक और है समजात अंग, एक और है समवृत्ति अंग। समझते हैं दोनों में अंतर। पहला, ये अंग उत्पत्ति संरचना में समान होती हैं परंतु कार्यों में कैसी होती हैं, भिन्न होती हैं, अभी हमने पढ़ा। समवृत्ति अंग के बारे में पढ़ते हैं। ये अंग उत्पत्ति संरचना में भिन्न होती हैं परंतु कार्यों में समानता हमको देखने को मिलती है। समजात अंग में पढ़ते हैं, ये संरचनाएं प्रदर्शित करती हैं यानी कि ये स्ट्रक्चर को शो करती हैं। क्लियर है क्या, जिन जीवों में ये पाए जाते हैं वे विकासबद्ध रूप से क्या होते हैं, संबंधित होते हैं। इसका मतलब हम अगर कोई जीव समझाता दिखाती है तो हम रिलेट कर पाते हैं कि ये दोनों जीव कहीं ना कहीं इनके विकास से क्या होंगे, संबंध दर्शाते होंगे। लेकिन जो समवृत्ति अंग होते हैं, चूँकि रचनाएं भिन्न होती हैं, कार्य समान होते हैं, रचना भिन्न होने की वजह से संरचनाएं जो विकासमय रूप से भिन्न होने लग जाती हैं। ये अंग बाह्य रूप से कैसी होती हैं, एक समान होती हैं। वही बात है भाई, जब संरचना समान हो रही है तो रूपरेखा भी इसकी समान होंगी। ये अंग बाह्य रूपरेखा से क्या होंगी भाई, भिन्न होती हैं। आप देख पा रहे थे चमगादड़ के अलग पंख दिख रहे थे, पक्षी के पंख की संरचनाएं अलग दिख रही थी और तितली के पंख अलग दिख थे, लेकिन इनका काम सेम था, कार्य सेम था। उदाहरण समझते हैं समजात अंग का। मेढक के जो अग्रपाद है, मनुष्य का हाथ है, चमगादड़ के पंख है, घोड़े के अग्रपाद हैं। इसमें देखते हैं तितलियों के पंख हैं, पक्षियों चमगादड़ के पंख हैं। तो मुझे उम्मीद आपको समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, इंग्लिश वाले बच्चों के लिए इसको अब पढ़ लेंगे, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, सबसे लास्ट क्वेश्चन है कि अवशेषी अंग क्या है, व्हाट इज वेस्टिजियल ऑर्गन। मनुष्य के 2 अवशेषी अंगों के आपको नाम लिखना है। राइट द नेम्स ऑफ 2 वेस्टिजियस ऑर्गन्स ऑफ ए ह्यूमन बींग्स। छत्तीसगढ़ 2020 और 23 में क्वेश्चन पूछा गया था। मैं आपको ये वर्ड बार बार क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि इससे क्वेश्चन आए हुए हैं। आप बोर्ड के बच्चे हैं, आप किसी भी क्वेश्चन को नज़रअंदाज नहीं करेंगे। जो पढ़ाया जा रहा है आप उसको पढ़िए, पॉज करके देखिए, दोबारा करके देखिए। बच्चों, हम टीचर हैं, हमारा काम आपको मार्गदर्शन देना है, रास्ता आपको खुद तय करना है। क्या मेरे पढ़ाने बस से आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्या मेरे पढ़ाने बस से आपका नंबर अच्छा आएगा? बिल्कुल नहीं। मैं केवल आपको गाइड कर सकता हूँ, किसी चीज़ों को जो कॉम्प्लेक्स है उसको हम आपको सरल करके दे सकता हूँ। लेकिन एग्ज़ाम में आपको लिखना है, एग्ज़ाम के लिए आपको प्रिपेयर करना है, आपको एग्ज़ाम में पास होना है, तो आपको भी मेहनत करनी होगी। मैं तो अपनी ओर से मेहनत कर ही रहा हूँ। मैं तो आपको जो बच्चे मुझसे पढ़े हैं उनको मैं ऑफलाइन में भी पढ़ाया हूँ और आपको मैं उसी नॉलेज को ऑनलाइन में देने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि आपका समय बच सके। इसी को आप पढ़ेंगे, मुझे पता है आप सभी लोग गाइड का यूज़ करते हैं और साल भर जो सर आपको नोट्स पढ़ाते हैं उसको नहीं पढ़ते हैं, ये गलती करते हो करने के लिए। जिस चीज़ को हम साल भर पढ़ते आए हैं उस चीज़ को हम किनारे रखकर हम कुंजी या गाइड का सहारा लेते हैं, जो कि काफ़ी डिफरेंस होता है। बच्चों को समझने में दिक्कत होती है, ताकि बच्चे, मुझे पता है कि सब बच्चे परीक्षा सार लेके बैठे होंगे या कुंजी लेकर आप लोग बैठे होंगे, तो ऐसा आपको नहीं करना है। जो टीचर आपको पढ़ाएं, या तो अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये भी आपके लिए नया हो सकता है लेकिन बहुत ईजी में पढ़ा रहा हूँ, अगर इसको भी आप पढ़ जाते हैं तो आपका एग्ज़ाम डेफिनेटली अच्छा बनने वाला है, ठीक है। चलिए भाई क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अवशेषी अंग क्या है, 2 अवशेषी अंग का आपको नाम लिखने हैं मानवों में। चलिए पढ़ते हैं। जीवधारियों में अनेक अंग ऐसे होते हैं जो कैसे होते हैं भाई, कार्यविहीन होते हैं। इसका मतलब है नॉन फंक्शनल होते हैं। सपोज कीजिए हमारे बॉडी में कोई ऐसा ऑर्गन है जो हमारे बॉडी में नहीं भी रहेगा तो हमको कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला है, बहुत सिंपल भाषा में अगर कहूँ तो। ऐसे ऑर्गन जो हमारे बॉडी में हैं लेकिन वो फंक्शन नहीं कर पा रहे हैं, उनको कार्यविहीन होते हैं,
फिर भी ये पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होते हैं भाई, अभिलाक्षणिक होते हैं, ये दिखते हैं। ठीक है भाई, जैसे कि मैं हूँ, अगर मेरे से जो मेरी जो पीढ़ी होगी, सामने जो आने वाली पीढ़ी होगी हमारी, उनमें भी वो ऑर्गन्स दिखेंगे, लेकिन वो कार्यविहीन होंगे। ठीक है, ऐसे अंग को हम क्या कहते हैं, अवशेषी अंग कहते हैं। अगर वो इसको बहुत सिंपल भाषा में कहूँ कि हमारे शरीर में पाया जाने वाला एक ऐसा अंग जो है तो हमारे शरीर में, लेकिन किसी प्रकार का फंक्शन शो नहीं करता, कार्य नहीं करता है, लेकिन ये जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र होते रहता है, ऐसे अंगों को हम अवशेषी अंग कहते हैं। उनका कार्य पहले पूर्वज के समय था, लेकिन वर्तमान में इनका कार्यविहीन हो चुके हैं, कार्य नहीं करते, इसे हम अवशेषी अंग कहते हैं। बहुत सिंपल लैंग्वेज में इसको आपको लिखना है एग्जाम जाकर। चलिए भाई, देयर आर ए मेनी ऑर्गन्स इन लिविंग बींग्स विच आर नॉन फंक्शनल एट दे कंटिन्यू टू फंक्शन करेक्टरिस्टिक फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। चलिए भाई, तो कौन कौन से ऐसे अंग हैं हमारे शरीर में, पूछा है मनुष्य में दो अवशेषी अंग, तो आपको मनुष्य के बारे में लिखना है। तो पहला क्या है भाई, पुच्छ कशेरुक, जिसको कॉडल वर्टिब्रा, जो हमारे ऐसे तो कहते हैं कि हमारे पास पुच्छ नहीं है, लेकिन एक भाग होता है पीछे की ओर, उसको कहते हैं पुच्छ कशेरुक। पहले पूर्वज में था, लेकिन अभी हमारे में कम विकसित है, लेकिन अभी भी तो है ना, लेकिन कुछ कोई खास काम नहीं होता है। कॉडल वर्टिब्रा इसको कहते हैं। अब इस प्रकार से देख पा रहे हैं, विजडम टूथ है, एक इसको बोलते हैं कोक्सी। ठीक है, इस प्रकार से। फिर क्या है भाई, बाह्य कर्ण पिंडा। अब एक बार देख पा रहे हैं, ये है जो आय का, जो ईयर का जो बाह्य कर्ण पिंडा है, इसको हम कहते हैं एक्सटर्नल ईयर मसल्स। जो कान होता है ना हमारा, तो जो सबसे जो एक प्रकार से कार्टिलेज का बना होता है, इसको हम एक्सटर्नल ईयर मसल्स कहते हैं। ये जो एक्सटर्नल मसल है, ये एक प्रकार से हमारे बॉडी का वेस्टिजल ऑर्गन्स हैं। ये कुछ खास काम नहीं करते हैं हमारे बॉडी में। हाँ, बस चश्मा लगाने में हमको काम आता है, मैं मजाक कर रहा हूँ। ठीक है, अगर ये कान ना हो तो चश्मा कैसे लगाएंगे, बहुत सिंपल सी बात है। अगर किसी बच्चे चश्मा लगी हुई है तो आप समझ पा रहे हैं कहाँ पर कान पर लगाते हैं। तो आप कहेंगे सर ये काम का नहीं है, लेकिन सही बात है, ये काम का नहीं है। ठीक है, तो बाह्य कर्ण पिंडा, एक्सटर्नल ईयर मसल्स को कहते हैं। आप देख पा रहे हैं, ये हमारे वेस्टिजल ऑर्गन्स में आएंगे। तीसरा क्या है भाई, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स ये है, आपका देख रहे हो, ये है वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स, हमारे आंत में आंत के बगल में पाई जाती है, इसको हम वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स कहते हैं। पहले के टाइम में ये वर्क था। कैसे वर्क था, पहले जो हमारे पूर्वज थे वो भोजन को पका कर नहीं खाते थे, ऐसे ही कच्चे फल को, कच्चे सब्जियों को, कच्चे मांस को खाते थे। तो जो हरी सब्जियां होती है उसमें सिकम होती है, तो सिकम को पचाने के लिए, सिकम को डाइजेस्ट करने के लिए उस वक्त वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स का वर्क था। लेकिन वर्तमान में जो धीरे धीरे जब आग का आविष्कार होने लगा, हमारे पूर्वज ने आग का आविष्कार किया, फिर हमने भोजन को, शिकार को पका कर खाना शुरू किया, तब से वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स की आवश्यकता नहीं हुई। तो इस प्रकार से ये हम पूर्वज में था, लेकिन वर्तमान में हम में पीढ़ी में आ रही है, लेकिन ये काम का नहीं है, नॉन फंक्शनल है। इसे हम क्या कहते हैं, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स को हम क्या कहेंगे, अवशेषी अंग कहेंगे। तो दो पूछा है, मैं आपको 4-5 बता देता हूँ, अब इसको लिख लेंगे, किसी दो को आप याद कर, 3 को आप याद कर लेंगे। तो एक है बाह्य कर्ण पिंड, यानी कि एक्सटर्नल ईयर मसल्स, और दूसरा है वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स, बहुत सिंपल, इसको याद कर लेंगे। तीसरा क्या है भाई, शरीर पर बाल का पाया जाना, प्रेजेंस ऑफ हेयर ऑन स्किन। हमारे शरीर में अगर बाल नहीं हो तो देखो इस प्रकार से हेयर दिख रहा है, ये है ना, ये हेयर है, तो हेयर भी क्या है, वेस्टिजल ऑर्गन्स में आते हैं। ठीक है, हाँ, कुछ प्रोटेक्शन करते हैं करने के लिए, लेकिन कुछ खास इसका वर्क नहीं है। आगे बढ़ते हैं। चौथा है, आँख में पाई जाने वाली एक मेम्ब्रेन है, इसको हम कहते हैं निक्टेटिंग मेम्ब्रेन। आप देख पा रहे हैं, ये जो मेम्ब्रेन आपको दिख रहा है, यहाँ वाला जो मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन को कहते हैं निक्टेटिंग मेम्ब्रेन, इसको हम कहते हैं निमेशक झिल्ली, इसको याद रखेंगे। ये निक्टेटिंग जो मेम्ब्रेन्स है, ये भी कैसा है, अवशेषी अंग के रूप में कार्य करता है। चलिए भाई, इसके अलावा कुछ और भी हमारे वेस्टिजल ऑर्गन है। पहला क्या है भाई, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स, ये देख रहे हो आप, ये पहला, ये है, ये भी मनुष्य का अवशेषी अंग है। फिर है पुच्छ की अस्थि, यानी कि बी वाला भाग कहाँ है भाई, ये वाला जो, ये इसको बोलते हैं पुच्छ अस्थि, इसको हम कोक्सी कहते हैं, टेल बोन कहते हैं। जो टेल बोन होता है, ये भी क्या है, अवशेषी अंग है। तीसरा है अकल दांत, कहते नहीं है कि अकल का दांत आया है। ठीक है, इसको हम कभी कभी दूध का दांत भी बोलते हैं, सॉरी अकल दांत बोलते हैं। इसको हम विजडम टीथ कहते हैं। ये जो विजडम चीज़ आप यहाँ दिख रहा है देखने के लिए, ये भी कैसा है भाई, अवशेषी अंग है। फिर क्या है, मनुष्य का जो कर्ण पिंड है, ये जो मसल्स आपको दिख रहे हैं, ये भी कैसे हैं, कोई काम का नहीं है, वेस्टिजल ऑर्गन में आएंगे।
तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा। ठीक है, एक लास्ट है, इसको देख लेते हैं, मे बी इस साल कहीं पूछते। ठीक है, आपके बुक में है, मुझे पता है कि आप इसको नहीं पढ़े हैं, आपके मेरे ख्याल से आपके सर भी इसको नहीं पढ़ाए होंगे। एक शब्द आया है, मैं बच्चों को पढ़ा देता हूँ कि क्या पता कि बोर्ड इस बार एक नया क्वेश्चन पूछ दे। एटेविज्म क्या है? अब आपके लिए कि ये नया शब्द है एटेविज्म। चलिए समझते हैं कि व्हाट इज़ अ एटेविज्म। होता क्या है कि शरीर में पैतृक लक्षण, यानी कि जो हमको पूर्वज से मिले हैं, हमारे जो हमको जनक से मिले हुए हैं, उसको हम कहते हैं पैतृक लक्षण, जो कि कभी पूर्वज में थे। कुछ लक्षण जो हमारे पूर्वज में थे परंतु अब या तो नहीं हैं अथवा बेकार हैं। पहले हमारे जो पैतृक लक्षण हमारे कहीं पूर्वज में थे, रहते रहने के लिए, लेकिन अब नहीं है, अगर है भी तो वो काम कर नहीं है, बेकार है। उनका अगर पुनः प्रकट हो जाना क्या कहलाता है? एटेविज्म कहलाता है। ठीक है, बहुत सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ कि सपोज कीजिए हमारे पूर्वज थे, हमारे पूर्वज में कुछ खास लक्षण था। ठीक है भाई, अब उनके संतान हुए, उन संतानों में लक्षण आए होंगे या तो नहीं भी आए होंगे, या अगर आ गए हैं तो बेकार होंगे। लेकिन कभी कभी देखा यह गया है कि जो पहले लक्षण थे पूर्वज के, लक्षण वापस प्रकट होने लग गए हैं। इसे हम एटेविज्म कहते हैं साइंस की भाषा में। चलिए समझते हैं। एग्जाम्पल के रूप में कुछ बच्चे होते हैं, नवजात जो बच्चे होते हैं, उनमें क्या होती है? छोटी पूंछ दिखाई देती है। आप देख पा रहे हैं ये न्यू बॉर्न बेबी है। ठीक है भाई, इसके देखिए एक छोटी पूंछ निकल गई है, जो पहले हमारे पूर्वज में पहले थी, लेकिन अब कोई काम कर नहीं है, लेकिन ये देखो दोबारा प्रकट हो गया, दोबारा एक्सप्रेस हो गया। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं एटेविज्म। तो नवजात बच्चों में छोटी पूंछ का दिखाई देना भी क्या है? एटेविज्म का क्या है? एग्जाम्पल है। दूसरा क्या है भाई? कानों को घुमाने की शक्ति आना। क्या आप अपने कान को घुमा सकते हैं? एक बार घुमा कर देखिए। नहीं घुमा पा रहे हैं ना? तो अच्छी बात है कि एटेविज्म आप में नहीं हुआ है। तो कुछ बच्चों में कुछ देखा गया है कि ऐसे कुछ शक्ति आ जाती है, ऐसी कोई पावर जो अपने आप को अपने जो कान को घुमा लेते हैं। ठीक है, ये भी एक प्रकार से अच्छा है, अच्छा नहीं कह सकते, लेकिन ठीक है, इस प्रकार से है कि कानों को घुमाने की भी शक्ति आ जाती है। आप नहीं घुमा पाएंगे, ठीक है, फिर से देख लीजिए आप लोग। एटेविज्म, ये एटेविज्म का लक्षण है कि नवजात जो छोटे बच्चे होते हैं पूंछ का दिखाई देना, कानों को घुमाने की शक्ति आ जाना। द री appearance of ancestral traits in the body which were once present in the ancestral but are no longer there or are useless is called atavism. Example: short tail visible in some babies newborns, ability to rotate ears. क्लियर है क्या? चलिए भाई, तो थैंक यू वेरी मच, आप इस वीडियो को देखें। मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा। बच्चों, इस चैप्टर से लेकर किसी क्वेश्चन से किसी क्वेश्चन को लेकर आपको कोई समस्या हो तो आप मेरे इस चैनल के, इसी वीडियो के चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि सर ये टॉपिक छूट गया है, इसको आप एक बार पढ़ा दीजिए। उसका मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो आपके लिए डाल दूंगा ताकि आपके एग्ज़ाम में हेल्प हो सके। तो पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो का PDF आपको कहाँ मिलेगा? जैसा कि मैंने पहले बताया था, मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप जाकर ज्वाइन करें। वहाँ पर आप मैं PDF ही इसका अपलोड कर दूंगा, CG बोर्ड प्रिपरेशन करके है सॉरी, इसका जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा। इसके अलावा एक छोटा सा मेरा चैनल है व्हाट्सअप पर, आप सब लोग व्हाट्सअप चलाते हैं, काफ़ी ईजी होता है आप लोगों के लिए, तो व्हाट्सअप चैनल का भी लिंक मैं आपको दे दिया हूँ, आप जाकर वहाँ पर इसको फॉलो कर लेंगे। तो अगर आप मुझे यूट्यूब में ढूंढ रहे हैं तो आप ऐसे लिखेंगे बिना कोई स्पेस दिए @CG बोर्ड प्रिपरेशन, तो मेरा चैनल वहाँ पर आ जाएगा। थैंक यू। नवबोध बुक 12th बायोलॉजी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एवोल्यूशन का पार्ट नंबर 2 में। उस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? इस पिछले बार इस बार के जो प्री बोर्ड में क्वेश्चन आया हुआ था, इसको कहते हैं हार्डी वेनबर्ग सिद्धांत और इसका महत्व। तो हम चैप्टर नंबर इस चैप्टर नंबर 7 का पार्ट नंबर 2 में इस क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।